हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एक बार फिर हाजिर लेकर मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 91 होने वाला है। तो हमने 90 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं, बहुत ही शानदार सेशन के साथ। एकदम सेशन की 0 लेवल से शुरुआत है और 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या होता है? प्लेसेंटल इस्केमिया या उच्च प्रोजेस्टेरॉन स्तर या फॉलिक एसिड की कमी या यकृत विकार। तो कह रहा है हमारा प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण होता क्या है? तो प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण होता है प्लेसेंटल इस्केमिया होता है। प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या होता है? प्लेसेंटल इस्केमिया। इसमें क्या होता है? भ्रूण और माँ के बीच अपर्याप्त रक्त प्रवाह में एंडोथीलियल डिफंक्शन हो जाता है। तो क्या होता है? इसमें माता और भ्रूण के बीच क्या होता है? रक्त प्रवाह की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, अपर्याप्त होती है। जितना जरूरत है उतनी होती नहीं है। इससे क्या होता है? इससे एंडोथीलियल क्या होता है? एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हेल्प सिंड्रोम में यल किसको दर्शाता है? लैक्टेट एसिडोसिस या लीवर एंजाइम में वृद्धि या लो ब्लड प्रेशर या लिम्फोसाइट्स की वृद्धि। तो कहा हेल्प सिंड्रोम में, किसमें? हेल्प सिंड्रोम में यल दर्शाता क्या है? यह लीवर एंजाइम में वृद्धि को क्या करता है? हेल्प सिंड्रोम में यल दर्शाता है। और यह सिंड्रोम प्री एक्लेम्सिया की गंभीर जटिलता है। मतलब क्या है? प्री एक्लेम्सिया की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? हेल्प सिंड्रोम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? फंडल प्रेशर या एमसी रॉबर्ट मैनुअर या सिजेरियन सेक्शन या क्रिस्टलर मैनुअर। तो कह रहा है शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? एमसी रॉबर्ट मैनुअर। यह माँ के जांघों को पेट की ओर मोड़कर पेल्विक आउटलेट को क्या करता है? बढ़ाता है। माँ की जांघों को क्या करता है? पेट की ओर मोड़कर क्या करता है? पेल्विक आउटलेट को क्या करता है? यह बढ़ाने का कार्य करता है। तो एमसी रॉबर्ट मैनुअर किसके लिए? शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे पहले क्या कहता है? एमसी रॉबर्ट मैनुअर कहता है। इसमें क्या किया जाता है? माँ के जांघों को क्या किया जाता है? पेट की ओर मोड़कर पेल्विक आउटलेट क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म है उसका मुख्य लक्षण क्या है? तेज प्रसव पीड़ा या हाई ब्लड प्रेशर या थ्रोम्बोसाइटोसिस या अचानक सांस लेने में तकलीफ। तो एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म का मुख्य लक्षण होता है अचानक सांस लेने में तकलीफ। क्या होता है? अचानक सांस लेने में तकलीफ। यह एक अत्यावश्यक स्थिति है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी को क्या करती है? प्रभावित करती है। यह क्या है? अत्यावश्यक मतलब जो क्या जितना आवश्यक है उतना आवश्यकता से कम, जो क्या होता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार की जुड़वा गर्भावस्था में होता है? डाइक्लोरोनिक डाई एमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक या मोनो एमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक या मोनोजाइगोटिक या डाई कोरियोनिक। तो कह रहा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार की जुड़वा गर्भावस्था में होता है? तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में किस प्रकार की जुड़वा गर्भावस्था होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, क्योंकि दोनों भ्रूण एक ही प्लेसेंटा क्या करते हैं? साझा करते हैं। जो दोनों भ्रूण होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होते हैं? दो भ्रूण होते हैं, दोनों क्या होते हैं? एक ही प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? साझा करते हैं। नेक्स्ट, यूटेराइन रप्चर का सबसे बड़ा जोखिम किसे होता है? नूली पैरस महिला या ब्रीच प्रेजेंटेशन या वी बैक ट्रायल या ओवरड्यू गर्भावस्था।
तो कह रहा है यूटेराइन रप्चर का सबसे बड़ा जोखिम किसे होता है। तो यूटेराइन रप्चर का सबसे बड़ा जोखिम किसे होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी बैक ट्रायल। वी बैक ट्रायल, BAC, वी बैक ट्रायल। इसमें क्या होता है, पूर्व सिजेरियन के कारण यूटेराइन स्कार रप्चर का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले से क्या सिजेरियन के कारण क्या होता है, यूटेराइन स्कार रप्चर का क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन का सबसे उपयुक्त मैनेजमेंट 36 सप्ताह पर क्या होता है, सिजेरियन डिलीवरी या एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन या फॉरसेप डिलीवरी या ऑक्सीटोसिन आगमेंटेशन। तो कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन का सबसे उपयुक्त मैनेजमेंट 36 सप्ताह पर क्या होता है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का सबसे उपयुक्त मैनेजमेंट क्या होता है, 36 सप्ताह पर क्या होता है, तो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। क्या होता है, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, या क्या कहता है, फेटस को सिर की ओर मोड़ने की कोशिश होती है। इसमें क्या होती है, फेटस को क्या कहते हैं, सिर की ओर मोड़ने की कोशिश की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कह रहा मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का पहला संकेत क्या होता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि, हाइपर वेंटिलेशन या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लोप या सर दर्द। तो कह रहा है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का पहला संकेत क्या होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का पहला संकेत होता क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लोप, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लोप। कह रहा है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन यही होती है। तो क्या MgSO4 टॉक्सिसिटी की क्या होती है, अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन यही होती है। नेक्स्ट करा प्लेसेंटा एक्रेटा का सही निदान कैसे होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर, CT स्कैन एब्डोमेन या एक्सरे पेल्विस। तो कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा का सही निदान कैसे होता है। तो प्लेसेंटा एक्रेटा का सही निदान कैसे होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर। अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा यूटेराइन वाल को असमान रूप, प्लेसेंटा क्या होती है, यूटेराइन वाल से क्या होती है, असमान रूप से जुड़ी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा फेटल ब्राडीकार्डिया, फेटल ब्राडीकार्डिया का कारण नहीं है, अम्बिलिकल कार्ड कंप्रेशन या मैटरनल हाइपोटेंशन या फेटल हाइपोक्सिया या पॉलीहाइड्रामिनियोस। तो कह रहा फेटल ब्राडीकार्डिया का कारण नहीं है, इसमें फेटल ब्राडीकार्डिया का कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीहाइड्रामिनियोस। अधिक एमनियोटिक द्रव से क्या होता है, ब्राडीकार्डिया नहीं होता है। तो अधिक एमनियोटिक द्रव से क्या होता है, ब्राडीकार्डिया नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बिशप स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है, गेस्टेशनल एज निर्धारण के लिए या फेटल ग्रोथ असेसमेंट के लिए या लेबर इंडक्शन रेडिनेस के लिए या प्री एक्लेम्सिया सेवेरिटी के लिए, सीवीरिटी के लिए। तो कह रहा बिशप स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है, तो बिशप स्कोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेबर इंडक्शन रेडिनेस के लिए होता है, या सर्विस की क्या कहता है, अनुकूलता का स्कोर होता है। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे विश्वसनीय IUFD संकेत क्या है, भ्रूण की हरकतें कम होना, भ्रूण की हृदय धड़कन न सुनना, मॉर्निंग सिकनेस या पेट का बड़ा होना। तो सबसे विश्वसनीय IUFD संकेत क्या है, तो सबसे विश्वसनीय IUFD संकेत क्या है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की धड़कन न सुनना। भ्रूण की धड़कन न सुनना क्या है, सबसे विश्वसनीय IUFD संकेत होता है। यह अल्ट्रासाउंड द्वारा क्या आती है, पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूटेराइन एटॉनी में से PPH रोकने हेतु प्रथम उपाय क्या है, बाई मैनुअल मसाज या हिस्टेरेक्टोमी या फॉलिकैथेटराइजेशन या एमनियोटॉमी। तो कह रहा क्या, यूटेराइन एटॉनी से PPH रोकने हेतु प्रथम उपाय क्या है, यूटेराइन एटॉनी से PPH रोकने हेतु प्रथम उपाय क्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाई मैनुअल मसाज, बाई मैनुअल मसाज। तो बढ़ते हैं आगे,
कह रहा सबसे अधिक पीपीएच किस प्रकार के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रेटा या प्लेसेंटा एब्रप्टियो या सरकम वायलेट प्लेसेंटा। सरकम वायलेट प्लेसेंटा सबसे अधिक पीपीएच किस प्रकार के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है? तो सबसे अधिक पीपीएच किस प्रकार के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेसेंटा एक्रेटा से। तो प्लेसेंटा एक्रेटा से। या क्या है, यूटेरस में गहराई में क्या होता है, यूटेरस की गहराई में क्या होता है, चिपका रहता है, जिससे हेमोरेज होता है। नेक्स्ट, कह रहा इक्लेम्सिया में सीजर्स रोकने के लिए प्राथमिक दवा कौन सी है? डाइजापाम, फेनिटोन, मैग्नीशियम सल्फेट या लोरेजापाम। लोरेजापाम। तो कह रहा है इक्लेम्सिया में सीजर्स रोकने के लिए प्राथमिक दवा कौन सी है? तो इक्लेम्सिया में सीजर रोकने के लिए हमारा प्राथमिक दवा है मैग्नीशियम सल्फेट। या क्या स्टैंडर्ड एंटी कन्वुल्सेंट है। एंटी कन्वुल्सेंट है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शानदार सेशन चल ही रहा है। तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोटा सा काम हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोलॉग्ड प्रेगनेंसी की जटिलता नहीं है। ओलिगोहाइड्रामिनियोस, माइकोनियम एसिपिरेशन, फेटल माइक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रामिनियोस। तो कह रहा प्रोलॉग्ड प्रेगनेंसी की जटिलता नहीं है। प्रोलॉग्ड प्रेगनेंसी की जटिलता कौन सी नहीं है? तो प्रोलॉग्ड प्रेगनेंसी की जटिलता हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पॉलीहाइड्रामिनियोस। अधिकतर यह जटिलता नहीं बनती है। पॉलीहाइड्रामिनियोस क्या होती है? प्रोलॉग्ड प्रेगनेंसी में नहीं होती है। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से क्या जटिलता हो सकती है? ओलिगोहाइड्रामिनियोस या यूटेराइन रप्चर या फेटल एनीमिया या हाइपोथायराइडिज्म। तो कह रहा क्या ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से क्या जटिलता हो सकती है? तो ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से क्या जटिलता हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूटेराइन रप्चर। अधिक संकुचन से यूटेरस क्या हो सकता है? फट सकता है। नेक्स्ट, करा शोल्डर डायस्टेसिया में टर्टल साइन किसका संकेत है? इमीडिएट डिलीवरी का या प्लेसेंटा प्रीविया का या फेटल रिट्रैक्शन का या ब्रीच बर्थ का। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया में टर्टल साइन किसका संकेत है? शोल्डर डायस्टेसिया में टर्टल साइन किसका संकेत है? तो हमारा शोल्डर डायस्टेसिया में टर्टल साइन हमारा फेटल रिट्रैक्शन का संकेत है। फेटल रिट्रैक्शन का संकेत है। इसमें सिर निकलते ही वापस अंदर खींचने जैसा क्या होता है? प्रतीत होता है। सिर बाहर निकलता है, लेकिन क्या होता है? लग रहा है कि अंदर फिर क्या हो रहा है? खींच रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस में क्या बढ़ जाता है? एसजीपीटी, बाइल एसिड या बिल्बुरिन या क्रिएटिनिन। तो कह रहा ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, कह रहा ऑब्स्ट्रक्टिव टेट्रिक कोलेस्टेसिस में क्या बढ़ जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस में क्या बढ़ जाता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बाइल एसिड। यानी बाइल जूस क्या होता है? यह मुख्य लक्षण है जिसमें क्या होती है? खुजली होती है। नेक्स्ट, कह रहा अनियमित गर्भाशय संकुचन और नो सर्विकल चेंजेज इंगित करता है। ट्रू लेबर, प्लेसेंटल एब्रप्शन, IUGR या फॉल्स लेबर। तो कह रहा अनियमित गर्भाशय संकुचन और नो सर्विकल चेंज क्या इंगित करते हैं? अनियमित गर्भाशय और नो सर्विकल चेंज क्या इंगित करते हैं? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स लेबर। इसमें दर्द असली प्रसव से क्या होता है? अलग होता है। नेक्स्ट, कह रहा ट्विन गेस्टेशन में ट्विन ए का मतलब क्या है? अधिक बड़ा भ्रूण, पहले निकलने वाला भ्रूण, अधिक पानी वाला भ्रूण या ब्रीच भ्रूण। तो कह रहा ट्विन गेस्टेशन में ट्विन ए का मतलब क्या है? ट्विन गेस्टेशन में ट्विन ए का मतलब है हम ऑप्शन नंबर बी, पहले निकलने वाला भ्रूण, जो सर्विक्स के क्या होता है? पास होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फेटल एनीमिया का डॉपलर मार्कर क्या है? MCA पीक, सिस्टोलिक वेलोसिटी या अम्बिलिकल वेन पल्सेशन या यूटेराइन आर्टी पाई या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो कह रहा कि फेटल एनीमिया का जो हमारा डॉपलर मार्कर क्या है? फेटल एनीमिया का डॉपलर मार्कर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MCA पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। MCA पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। इसमें क्या होता है? फेटल एनीमिया
अर्ली डिटेक्शन होता है, मतलब फेटल एनीमिया क्या होता है, पहले ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा या सीजी स्तर कैसा होता है, बहुत तेज बढ़ता है, नहीं बढ़ता या धीमे बढ़ता है, या नॉर्मल रेंज में होता है, या हर दिन 2 गुना होता है। तो कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमारा बीटा HCG स्तर कैसा होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा HCG स्तर कैसा होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बढ़ता या धीमे बढ़ता है। इसमें क्या होता है, डबलिंग टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। डबलिंग टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा हाइडे टी फार्म, हाइडे टी फार्म मोल में कौन सा अल्ट्रासाउंड संकेत होता है, सो स्टॉर्म अपीयरेंस, प्लेसेंटा प्रीविया, या फेटल हार्टबीट, या इम्पटी सैक। तो कह रहा हाइडे टी फार्म में कौन सा अल्ट्रासाउंड संकेत होता है, कौन सा संकेत होता है। तो हमारा हाइडे टी फार्म में हमारा कौन सा संकेत होता है अल्ट्रासाउंड में, तो हमारा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, या क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक क्या है, ग्रोथ का संकेत है, या ट्रोफोब्लास्टिक ग्रोथ का क्या संकेत है। नेक्स्ट, मोनोइम्यूनिक ट्विन का सबसे बड़ा खतरा क्या है, ट्रिपल टीएस, कॉर्ड इंटेगलेमेंट, एनीमिया, प्री एक्लेम्सिया। कह रहा है हमारा मोनो एम्नियोटिक ट्विन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। मोनो एम्नियोटिक ट्विन का सबसे बड़ा खतरा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्ड इंटेजग्लीमेंट, या एक ही एम्नियोटिक सैक होने के कारण होता है। नेक्स्ट, कह रहा माइप प्री स्टोन का उपयोग किस लिए होता है, फर्टिलिटी बढ़ाने, लेबर रोकने, मेडिकल एब्रप्शन के लिए, या एनीमिया ठीक करने के लिए। तो कह रहा माइप प्री स्टोन का उपयोग किसके लिए होता है, माइप प्री स्टोन का उपयोग किसके लिए होता है। तो माइप प्री स्टोन का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडिकल एब्रप्शन के लिए, या प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, कह रहा सिजेरियन सेक्शन का संकेत सबसे सामान्य संकेत क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, कार्ड प्रोलैप्स, फेटल डिस्ट्रेस, या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा सिजेरियन सेक्शन का सबसे सामान्य संकेत क्या है। तो सिजेरियन सेक्शन का सबसे सामान्य संकेत है फेटल डिस्ट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। इसमें क्या होता है, फेटल कंप्रोमाइज होने पर तुरंत सर्जरी होती है। नेक्स्ट, कह रहा पॉलीहाइड्रामिनियोस में फेटल माल इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसोफैगियल अट्रेसिया, या एंसेफेली, या स्पाइना बिफिडा, या डाउन सिंड्रोम। तो कह रहा पॉलीहाइड्रामिनियोस में फेटल माल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पॉलीहाइड्रामिनियोस में फेटल माल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किसमें, पॉलीहाइड्रामिनियोस में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये अक्सर पॉलीहाइड्रामिनियोस में क्या होता है, से जुड़ा नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा प्री टर्म लेबर रोकने के लिए सबसे उपयुक्त दवा ऑक्सीटोसिन, नाइफडीपिन, या मेथरजीन, या कार्बोप्रोस्ट। तो कह रहा प्री टर्म लेबर रोकने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है हमारी नाइफडीपाइन, या एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो यूटेराइन कंट्रैक्शन को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है, प्री टर्म लेबर हमारा क्या होता है, रुक जाता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थोग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या होता है, ब्लड प्रेशर, सर्विकल डायलेशन, पल्स, या यूटेराइन आउटपुट। तो कह रहा पार्थोग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या होता है। तो पार्थोग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है हमारा सर्विकल डायलेशन, या क्या करता है, सर्विकल डायलेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। या क्या, लेबर प्रोग्रेशन का मुख्य सूचक होता है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है।
सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार सेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमने 7500 प्लस क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप जाकर देखिए और सेशन का आनंद लीजिए। इन 7500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एनएम एग्जाम में बाहर चला जाए। तीन में से एएनएम, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगी उस दिन बोलेंगी सर आपने जो पढ़ाया वही आया था, तब आपको हमारे ऊपर भरोसा होगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।